Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start to solve the practice question of TGT, PGT and NEET examinations. We have at least 10 questions with their best explanation to study more on the question. So without wasting the time, let's start from the question number 1. हमने जो क्वेश्चंस लिया है ये नीट टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग 10 क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करेंगे और उनके बेस्ट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। देखिए बायोलॉजी की वो ब्रांच पूछ रहा है जहाँ पे ह्यूमन रेस के इम्प्रूवमेंट करने की बात कर रहा है। ह्यूमन रेस यानी जी ह्यूमन का जो रेस है उसके इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है विद द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक ऐसे प्रकार का ब्रीडिंग होता है जिसमें हम डिजायरेबल कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं। ठीक, तो ये ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा काम किया जाता है, यानी जो अनडिजायरेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, उनको जो हम लोग है अलग कर देते हैं और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस कराते हैं। उस तरीके से हम ह्यूमन रेस का इम्प्रूवमेंट कराते हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस के द्वारा ह्यूमन रेस का इम्प्रूवमेंट करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है यूफेनिक्स, दूसरा है यूथेनिक्स, थर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड फोर्थ है दैट इज कॉल्ड यूजेनिक्स। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूजेनिक्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है यूजेनिक्स है। अब ये कैसे है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हमने रखा है और इसके बारे में पूरा रखा है, हमने बात की है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो लिखा भी है, सभी को मैंने चारों जो पॉइंट्स हैं, चारों जो ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि पूरी तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जो है टर्म वो दैट इज कॉल्ड यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स, देखिए यूजेनिक्स टर्म जो है वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन रेस का जो इम्प्रूवमेंट होता है उसकी जो स्टडी होती है कंट्रोल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस के द्वारा, ये मोस्टली होता है डिजायरेबल ट्रेट और ये इंडिविजुअल में होता है। राइट, यानी यूजेनिक्स का जो टर्म था वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया और इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन रेस का जो इम्प्रूवमेंट है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। दूसरी चीज, ह्यूमन रेस का जो इम्प्रूवमेंट है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा कंट्रोल कंडीशन में होता है, खास करके ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में होता है जिसकी डिजायरेबल ट्रेड्स होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, जो ऐसे ट्रेड्स, ऐसे कैरेक्टर जो हम चाहते हैं। ठीक है, दूसरी तरह ये तो यूजेनिक्स की डेफिनेशन है जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन और थे, उनको भी देख लेते हैं यहीं पे। दूसरा जो टर्म है वो दैट इज कॉल्ड यूफेनिक्स। ठीक है, यूफेनिक्स क्या है? यूफेनिक्स का मतलब होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज, यानी यहाँ पे हम जेनेटिक डिजीज का क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेनेटिक डिजीज है उसका सिम्टोमेटिक यानी सिम्टम सहित ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी मैन के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। दूसरी चीज इसके अंदर और क्या है, यूफेनिक्स हमें और क्या बताता है? तो यूफेनिक्स हमें बताता है कि हम कैसे इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज को कंट्रोल करेंगे, खास करके स्पेशली इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी ऐसे डिजीज जो मेटाबॉलिज्म की डिफिशियंसी के द्वारा, यानी मेटाबॉलिज्म में एरर होने की वजह से होते हैं और वो इनहेरिटेड होते हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, खास करके जो कि किसी डिफेक्टिव जीन के मिसिंग के द्वारा होता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसा डिजीज है जो एक जीन के डिफेक्टिव हो जाने की वजह से, मिसिंग हो जाने की वजह से होता है और मेटाबॉलिज्म में एरर आ जाता है। ठीक है, और ये एक प्रकार का इनहेरिटेड डिजीज है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए यही एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जेनेटिक डिजीज का, और इसी ब्रांच को हम यूफेनिक्स के नाम से जानते हैं। राइट, चलिए अभी 2 ऑप्शन हमारे और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पे वो भी दिया गया है, वो भी हमने दे रखा हुआ है ताकि सभी क्लियर हो जाए। तीसरा है दैट इज कॉल्ड यूथेनिक्स। ठीक है, यूथेनिक्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, यानी हम ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन की स्टडी करेंगे जो कि ह्यूमन बींग्स के, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके उसके इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करता हो। ठीक है, यानी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करता हो, तो ऐसे स्टडी को हम बोलते हैं यूथेनिक्स बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिक्स।
ऑब्स्टेट्रिक क्या है? ऑब्स्टेट्रिक एक अलग ब्रांच है जो कि वोमेन यानी जो महिलाएं हैं उनके प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल केयर के बारे में डिस्कस करता है, यानी उसके बारे में बताता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ठीक है, यानी प्रसूति रोग इसको बोलते हैं। और जो इसको करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब दैट इज कॉल्ड, ये मोस्टली ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जो है उसके अंदर आता है। तो ऑब्स्टेट्रिक के अंदर प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल केयर के बारे में बात करता है, ठीक है, यानी बेबी के बॉर्न होने से पहले, बेबी बॉर्न होने तक, बेबी बॉर्न होने के बाद, ठीक है, महिलाओं के अंदर उनका जो है वो साइंस रिलेटेड कहलाता है, ठीक है, या साइंस से रिलेटेड होता है। तो ये ऑब्स्टेट्रिक की ब्रांच होती है, इसके बारे में हमने सीखा। तो हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमें यही देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू दैट इज कॉल्ड द ब्रांच, फिर से पूछ रहा है ब्रांच, द ब्रांच विच इज एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस, यानी ऐसी ब्रांच जो डायग्नोसिस से, प्रिवेंशन से और क्योर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, यानी मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक रोग से, मानसिक मतलब कौन सी ऐसी ब्रांच है जो मानसिक रोग को प्रिवेंट करती है, उसका डायग्नोस करती है, ठीक है, वो कौन सी ब्रांच कहलाती है। तो आपके सामने 4 लिखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, न्यूरोसाइकेट्री एंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो इनको हम चारों को जो है वो देख लेते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है साइकेट्री, ठीक है, साइकेट्री इसका जो है वो राइट आंसर है। अब ये राइट आंसर कैसे है उसको भी हम देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन हमको पढ़ना है। लिखा है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन की वो ब्रांच जो कि स्टडी करती है या ट्रीटमेंट करती है या मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करती है, यानी मानसिक रोग को प्रिवेंट करती है, उसकी रोकथाम करती है, उसे साइकेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकेट्री बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो है वो किसी नर्वस सिस्टम के नॉर्मल और एबनॉर्मल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। न्यूरोसाइकेट्री, ये दोनों वर्ड मिला के न्यूरोलॉजी और साइकेट्री दोनों को मिला के कहा जाता है। साइकोलॉजी जो है वो एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर के साइंस को बोलते हैं, ठीक है, यानी जो मानव बिहेवियर है, यानी ह्यूमन बिहेवियर है, मानव व्यवहार है, उसको रिलेशन में मतलब एनिमल और ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए साइकोलॉजी नाम की साइंस है, ठीक है। ओके, ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर को हम इथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इथोलॉजी, ठीक है, इथोलॉजी ह्यूमन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन या एनिमल बिहेवियर, दैट इज एनिमल बिहेवियर, सीधा आप बोल सकते हैं एनिमल बिहेवियर, क्योंकि एनिमल के अंदर ह्यूमन आ जाएगा, राइट। तो दीज आर द 4 ब्रांचेस जो आपको ऑप्शन में दिया गया था, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको कंफर्म हो गया होगा कि चारों में क्या डिफरेंस है, राइट। चलिए वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इज ओटोराइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, ओटोराइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्या कहलाता है ये? तो आपके सामने ऑप्शन है बर्ड्स एनाटॉमी, दूसरा है ईएनटी, ब्रेन सेल्स एंड लोकोमोटरी सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईएनटी। ईएनटी मतलब होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट, ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट इज कॉल्ड ओटोराइनोलॉजी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट इज कॉल्ड ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ओके। और जो इन सब के बारे में जो विशेषज्ञ होते हैं उसे हम ईएनटी सर्जन बोलते हैं, ठीक है, ईएनटी सर्जन, राइट, ईएनटी सर्जन बोला जाता है। तो यही इसको जो है उसका मेडिकल चेकअप करते हैं, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस सब ये ईएनटी सर्जन लोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज इन 1929। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था जो काफी इफेक्टिव था। इफेक्टिव मतलब बहुत ही प्रभावकारी था। अब आपके सामने ये दिया गया है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए और उन्होंने जो एंटीबायोटिक बनाई थी उसका नाम बताइए। तो आपके सामने बहुत सारे 4 ऑप्शन है। पहला है दैट इज कॉल्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने जो दवा डिस्कवर की उसका नाम था पेनिसिलिन। दूसरा फिर ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दवा का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्टैनले कोहेन, दवा का नाम है पेनिसिलिन, या नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इन्होंने जो दवा डिस्कवर की थी उसका नाम था पेनिसिलिन, राइट, पेनिसिलिन। ओके, अब आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें और पता चल जाए। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करें तो हम ये देख रहे हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 का समय है और पहली बार इन्होंने फंजाई का रोल बताया, किसमें, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में। ठीक है, यानी इन्होंने पहली बार बताया कि एंटीबायोटिक कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द फंजाई, यानी हम लोग एंटीबायोटिक को फंजाई से प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहली बार 1929 में बताया। इन्होंने फिर इसको एक्सट्रैक्ट किया, उसका नाम रखा वांडर ड्रग, वांडर ड्रग या फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग जिसको पेनिसिलिन कहा गया। और ये एक ब्लू ग्रीन फंजाई, ब्लू ग्रीन मोल्ड बोलते हैं, एक फंजाई ही है जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, उससे एक्सट्रैक्ट किया यानी उससे निकाला। ठीक, इसे वांडर ड्रग इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक चांस डिस्कवरी थी, ये अचानक डिस्कवरी हुई थी, ये ऐसी कोई कामना नहीं थी, ऐसी कोई चाह नहीं थी कि ये बनाया जाए, लेकिन ये अचानक बनके तैयार हुई थी 1929 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है इसको डिस्कवर किया था। बाद में इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने के लिए भी दिया गया था, राइट। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि किससे निकाल, कौन सी दवा का क्या नाम है, दैट एंटीबायोटिक का नाम दैट इज पेनिसिलिन। ठीक, और किस फंजाई से निकाला गया, पेनिसिलियम नोटेटम, इसे वांडर ड्रग भी कहा जाता है। 1929 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग एन इंस्टीट्यूट एंड इट्स लोकेशन। इसमें देखिए 4 इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, उसके बाद उनकी लोकेशन दी गई है, उसमें कौन सा करेक्ट है, यानी इंस्टीट्यूशन और उसकी लोकेशन कौन सी करेक्ट है, तो इसमें हमें देखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट इज पुणे। ओके, बाकी सब गलत है। अगर आप सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो ये कौसली में नहीं बल्कि कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे लखनऊ में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दी गई, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ड्रग CDRI और इसे CDRI भी बोलते हैं, CDRI। ओके, सो चलिए इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं हम। अगर आप देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जिसको NIV कहा जाता है, ये पुणे में सिचुएटेड है। पहले तो इसे वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वायरस रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था। आज अगर देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो उसने WHO से कोलैबोरेट किया है आर्बो वायरस के रेफरेंस और रिसर्च के लिए। जो आर्बो वायरस होता है उसके रेफरेंस और रिसर्च के लिए ये काम किया गया है। दूसरी चीज, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो एक मॉनिटरिंग सेंटर भी है, नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर भी है, किसका, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस का। ठीक है, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा का एक नेशनल मॉनिटरिंग सेंटर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि यह है पीकॉक, है ना, सभी जानते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन पीकॉक में नहीं दिया गया है बल्कि जियोलॉजिकल नेम में दिया गया है। तो पहला नेम है सिट्टाकुला, दूसरा है पासर डोमेस्टिकस और तीसरा है जिसको बोलते हैं पावी क्रिस्टेटस और चौथा है पार्किट। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीकॉक। सिट्टाकुला इसको बोलते हैं पैरट को, सिट्टाकुला बोलते हैं पैरट को। ठीक है, पैरट को बोलते हैं, पासर डोमेस्टिक बोलते हैं स्पैरो को। ठीक है, स्पैरो मतलब गौरैया। ठीक है, और इसको पार्किट बोलते हैं। ठीक, पावो क्रिस्टस जिसे that is called pigeon, Pavocristus that is called pigeon, right। चलिए थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉमन पी फाउल या पिकॉक, यानी जो कॉमन पी फाउल है या जिसको पिकॉक बोलते हैं या इसी का जूलॉजिकल नेम है पावोक्रिस्टेटस, इसे मोर या मयूर के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, और ये इंडिया का नेशनल बर्ड है। ठीक, इंडिया में ये 1650 यानी 1650 मीटर्स के रेंज तक जो है वो पाया जाता है, खास करके हिमालयन रीजन में। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कैसे। मेल के पास ऑसिलेटेड टेल्स होते हैं, यानी इनकी जो टेल्स होते हैं उनके टेल्स के जो विंग होते हैं ना वो ऑसिलेटेड होते हैं, यानी उसके ऊपर आंख जैसे स्ट्रक्चर जो है वो बने होते हैं। ठीक है, टेल्स पे। तो ये क्वेश्चन जो था तो एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड, क्वेश्चन है
यूजेनिक्स इज द ब्रांच कंसर्न विद, आप जानते हैं यूजेनिक्स इज द ब्रांच, मैंने अभी आपको बताया था यूजेनिक्स के बारे में, इसका जो डिटेल तो मैंने आपको बताया था। तो इसका जो 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 राइट आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दैट इज इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। और ऊपर वाला जो आपने बताया था, जो यहाँ पे अभी आपको बताया गया था, ठीक है, कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज, आपको यहाँ पे बताया गया था दैट इज कॉल्ड यूफेनिक्स, है ना, यही बताया गया था यूफेनिक्स। और ये वाला जो आपका था वो क्या कहलाता है, यूजेनिक्स, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे जो नीचे दिया गया था क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस यानी इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस बाय सुटेबल एनवायरनमेंट, ये आपको बताया गया था यूथेनिक्स। अगर आपको याद हो पहले क्वेश्चन का मतलब यही था, इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है, फॉलोइंग इज सेट टू बी द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि डिफाइनिंग फीचर है बिना किसी एक्सेप्शन का, वो भी एनिमल का या लिविंग बींग्स का, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये है कि व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर्स होते हैं जो केवल लिविंग में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है। जैसे एग्जांपल, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता और लिविंग जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो कोई ऐसे लिविंग भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे एग्जांपल म्यूल, खच्चर, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता और ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर वही होगा जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, बाकी कहीं पे नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज द डिफाइनिंग ट्रू फीचर, ओके। तो सबसे पहला लिखा है दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, ठीक है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग भी हैं जो कि फूड डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि वो दूसरे का फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल आपने देखा होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्कैरिस इन सब में आता है। ऑल ऑफ देम रिप्रोड्यूस, यानी सभी के सभी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी गलत है, सभी के सभी रिप्रोड्यूस नहीं करते। मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे ऐसे इनफर्टाइल कपल्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दे कैन रीजनरेट, ऐसा नहीं है कि सभी रीजनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज कॉल्ड दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये केवल डिफाइनिंग फीचर है बिना किसी एक्सेप्शन का, यानी यहाँ पे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो स्टिमुलाई के प्रति, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप कहीं पे रहते हैं तो आपको कहीं पे अगर अनकंफर्टेबल लगता है तो आप पहले ही सेंस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी अगर लिविंग होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से वो स्टिमुलस को जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो अपने सराउंडिंग के प्रति सेंस करता है, यानी उसके अंदर ये योग्यता होती है कि वो अपने सराउंडिंग को या अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर ले और उसके उस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स करे, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टिमुलाई है वो 3 तरह का होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक, सभी के सभी इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलस है यानी उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, किसी भी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो यही होता है ट्रू डिफाइनिंग फीचर, ओके। चलिए वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में ये आता है। असर्शन और रीजन टाइप का जो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ये चारों ऑप्शन के तहत आपको जो है वो करना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या है, इसमें ये लिखा गया है कि अगर देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है, ठीक है, कथन एवं कारण। तो अगर असर्शन और रीजन है दोनों सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसके लिए हम ए शब्द का यूज करेंगे, ए ऑप्शन लगाएंगे। और अगर असर्शन और रीजन सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बी लगाएंगे। अगर असर्शन सही है रीजन फॉल्स है तो सी लगाएंगे। और अगर असर्शन और रीजन दोनों गलत है तो हम डी लगाएंगे। अब इसमें एक चालाकी होती है, क्या होती है, आपको पहले क्या करना है, आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है और पहले उन दोनों स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स लगा लीजिए।
कि सही है या गलत है। अभी मैं करके बताता हूँ, एक ही क्वेश्चन है, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसको पहले सही लगा लीजिए कि सही है या गलत है, पहले ट्रू फॉल्स कर लीजिए। अगर दोनों सही निकलता है तो ये दोनों के जो क्वेश्चन है, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाते हैं। अब केवल आपको इन दोनों में से देखना है। ठीक है, चलिए मैं करके बताता हूँ। और अगर सही गलत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, अगर दोनों सही नहीं है, एक गलत है या दूसरा सही है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे देखना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया गया है असर्शन, लिखा है स्टडी ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की स्टडी के अंदर, जब आप बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हो उस वक्त आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स की। बिल्कुल सही है। ठीक है, दैट इज ट्रू। ओके, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, अब रीजन क्या दिया गया है? रीजन ये गया है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हैं और वो कुछ केमिकल और फिजिकल लॉज को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक, अब हमारे पास स्टेटमेंट दो आ गए, दोनों ट्रू। इसका मतलब नीचे वाले जो दो ऑप्शन थे वो तो कट हो गए, राइट। अब हमें ये क्या देखना है, अब ये जब दोनों ट्रू हो गए तो अब हम देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है। और रिलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बिकॉज का इस्तेमाल करना है। तो बिकॉज इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर देखिएगा। अगर आपको पढ़ने में दोनों समानता लगे तो इसका मतलब उसके अंदर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। देखिए, अगर मैं लिखूं, बोलूं स्टडी ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल के बने होते हैं जो केमिकल और फिजिकल लॉज को फॉलो करते हैं। अब आप देखिए, बोलने में मेरे बिल्कुल एक समानता थी। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था असर्शन और नीचे वाला जो रीजन था वो दोनों मिक्स हो गए, जरा भी कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं आया। तो इसका मतलब असर्शन जो है वो सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब अभी हमने इस चैप्टर में केवल एक ही लिया है, आगे वाले चैप्टर के अंदर ये मुझे आपको केवल एक आइडिया दिलवाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको किया। बाकी अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी उसके अंदर हम लोग असर्शन का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे, तो हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको कैसा लगा ये जो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ये मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की 15 मिनट में, वो इसलिए मैंने 10 क्वेश्चन को उठाया और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू।